नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं द एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करेंगे फसल उत्पादन के बारे में। हमारा जो इसके पहले वाले लेक्चर में शायद तुम्हें सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें अपनी हो गई थी। आज जो हमारा 12th क्लास का 11th क्लास का 11वीं कक्षा का जो पहला टॉपिक है वो कृषि परिचय है। क्या है बेटा? कृषि परिचय। क्या है कृषि परिचय? इसमें हम क्या करेंगे? कृषि परिचय वाले लेक्चर में कृषि परिचय वाले जो अपना ये टॉपिक है, इसमें हम एग्रीकल्चर के इतिहास या कृषि के इतिहास के बारे में जानेंगे। ऐसा तो कोई है नहीं कि डायरेक्ट भगवान ने हमें खेत दे दिया, डायरेक्ट हमें भगवान ने फसल दे दी और उन फसलों को हमने खेत में लगा के खाना या उत्पादन चालू कर दिया। नहीं बेटा, बहुत लंबे पुराने समय से चली आई एक प्रकार की व्यवस्था है, जो कि पहले आदि मानव के जमाने से ही कृषि हो रही है बेटा। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल के समय से ही खेती का आरंभ हुआ है बेटा। कब से? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, जब आग का आविष्कार हुआ था उस समय ही कृषि का विकास हुआ। पहले क्या करते थे बेटा? आदि मानव क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों को मारकर ही अपना भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन धीरे धीरे आदि मानव में भी विकास हुआ, वो भी धीरे धीरे आदि मानव में भी विकास हुआ, तो उनकी बुद्धि में भी विकास हुआ। तो बेटा बुद्धि में विकास हुआ तो फिर वो मांसाहारी से कहीं ना कहीं शाकाहारी पर आने लगे, और शाकाहारी पर आने के लगे तो शाकाहारी में उन्होंने क्या किया? कुछ रेंडमली जो जंगली पौधे होते थे बेटा, उनके बीज को कहीं पर गिरे हुए बीज से नए पौधे का उत्पादन हुआ, और उन्हीं से उन्होंने अनाज उत्पादन या भोजन, जो अपन बोलते हैं रोटी सब्जी तो पहले चलती नहीं थी बेटा, कच्चा अनाज खाते थे। तो वहीं से हमारा आदि मानव के जमाने से ही कृषि का इतिहास हमारा रहा है बेटा। तो अपना जो पहला टॉपिक है, पहला सब्जेक्ट है, वो पहला चैप्टर है, वो कौन सा बेटा? कृषि परिचय। यहां तक क्लियर है बेटा? अब यहां से हम बात करते हैं, मैंने अभी बात करी है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल की। किसकी बात करिए बेटा? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की। देखो बेटा, पहले आता है पूरा पाषाण काल। क्या आता है बेटा? पूरा पाषाण काल। इसकी समय अवधि क्या है बेटा? 25,000, 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या होता था? मानव जीवन की आदिम व्यवस्था, शिकार एवं खाद्य संकलन, खाना बदोश जीवन। मतलब मैंने अभी जो आपको बताया था, इनका मुख्य उद्देश्य था इस समय पर शिकार करना, और शिकार करके ही अपना भोजन ग्रहण करते थे जंगली जानवरों से। उसके बाद आया बेटा मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें इन्होंने खाद्य संकलन, आखेटन और अस्थायी आवासन। अस्थायी आवासन का मतलब होता है बेटा, एक जगह पर कुछ समय के लिए यहाँ पर ये जीवन व्यतीत करते थे। मान लो 1 साल के लिए यहाँ पर इन्होंने जीवन व्यतीत किया, इसके बाद फिर यहाँ से उठकर दूसरी जगह ये जाते थे और वहां पर उसी प्रकार की क्रिया करते थे। तो ये अल्टरनेट चलते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इसलिए इसे बोला बेटा अस्थायी आवासन। इसके बाद आया बेटा नवपाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? नवपाषाण काल, जो कि 7,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व चला। 7,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व चला। इसमें बेटा इन्होंने खाद्य उत्पादन किया, पशुपालन किया एवं स्थायी आवासन किया। मतलब जो हमारा कृषि का जो इतिहास है बेटा, वो कहां से है? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल में बेटा आग का भी आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार? आग और पहिया का भी आविष्कार यही माना जाता है। आग और पहिए का आविष्कार भी बेटा नवपाषाण काल में ही माना जाता है। इसमें क्या होता था बेटा? इसमें वो खाद्यान्न पदार्थ का उत्पादन करते थे, फसल उत्पादन करते थे। इसी समय वो पशुपालन करने लग गए थे बेटा। क्या करने लग गए थे? पशुपालन करने लग गए थे। और पशुपालन में जो सबसे पहले पाला गया पशु था, कौन सा था बेटा? सबसे पहले पाला गया पशु कौन सा था बेटा? तो सबसे पहले पाला गया पशु बेटा बकरी था। कौन सा था? बकरी था। और सबसे पहले खाद्य उत्पादन में जो फसल का उत्पादन हुआ था बेटा, कौन सी थी बेटा? इन्होंने सबसे पहले जो फसल का उत्पादन किया था। किसका उत्पादन किया था बेटा? जो फसल का उत्पादन किया था और बकरी को पाला था। और स्थायी आवासन, स्थायी आवासन का मतलब है एक निश्चित क्षेत्रफल पर या निश्चित टुकड़े पर यह खेती करते थे। उसी जगह पर ये स्थायी अपना निवास था, उसी जगह पर खेती करते थे, उसी
खाद्यान्न उत्पादन करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे। कौन से काल में बेटा? नवापाषाण काल में। इसके बाद आया बेटा मेटल एज, मेटल युग मतलब धातु काल। धातु काल चला था बेटा 1800 से 800 ईसा पूर्व। कब चला था बेटा? 1800 से 800 ईसा पूर्व। इसमें इन्होंने किया बेटा खाद्यान्न उत्पादन किया, पशुपालन। इसके बाद फिर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बेटा, ये जो तुम्हें शब्द दिख रहे हैं ना बेटा, ये कालीबंगा, बनावली, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ इस समय। इसे कांस्य के उपकरण बनाने में दक्षता थी। मतलब कहने का मतलब था इस समय पर बेटा सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। हमने इतिहास में पढ़ा होगा बेटा, 9th 10th में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। इसे धातु काल भी इसलिए कहते थे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले जब यहाँ खोज करी थी, एक वैज्ञानिक का नाम था राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। नाम याद रखना बेटा, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। मैं लिख देता हूं यहां पर, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी बेटा, इन दोनों ने सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन का काम किया था। और धातु काल बोलते हैं तो बेटा एक धातु इन्हें सर्वप्रथम मिली थी, लोहे से बनी कुल्हाड़ी। कौन सी बेटा? कुल्हाड़ी, जिसे हम जंगल काटते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, वो चीज इन्हें कुल्हाड़ी मिली थी। कहां से मिली थी बेटा? कलपक्कम, एक जगह है कलपक्कम। कहां से मिली थी बेटा? कलपक्कम से। कहां से मिली थी बेटा? कलपक्कम से। कलपक्कम से सबसे पहले इन्हें कुल्हाड़ी या औजार मिला था। तो धातु काल में इन्होंने कालीबंगा, इसका नाम कालीबंगा क्यों है बेटा? क्योंकि यहां से काले कलर की चूड़ियां मिली थी बेटा। किस प्रकार की चूड़ियां मिली थी? काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रख दिया। ठीक है, इसके बाद अगला अपन चलते हैं। यहां तक सबको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। कुछ नहीं पढ़ा हमने, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा और नवपाषाण के काल के बारे में पढ़ा। नवपाषाण काल में हमने क्या पढ़ाई करी बेटा? कि यहां पर खाद्य उत्पादन हुआ, इन्होंने पशुपालन किया, स्थायी आवासन मतलब एक ही जगह पर रहने लग गए थे। खाद्य उत्पादन में सर्वप्रथम जौ का इन्होंने प्रोडक्शन किया था। किसका बेटा? जौ का, जिसे अपन बोलते हैं होर्डियम वल्गेर। क्या बोलते हैं बेटा? होर्डियम वल्गेर। होर्डियम वल्गेर, इसे अपन बोलते हैं बेटा होर्डियम वल्गेर। इसके बाद इन्होंने स्थायी आवासन मतलब एक ही जगह पर रहकर ये खेती करना सीखे। अरे एक ही जगह पर रहकर इन्होंने खेती करना सीखा। इसके बाद आया था बेटा धातु काल। इसमें हमने देखा कौन कौन सी चीजें। सर्वप्रथम कुल्हाड़ी देखी थी, कहां पर? कलपक्कम में। कहां पर? कलपक्कम में। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? अब अपन चलते हैं आगे। अब हम चल रहे हैं यहां से आगे बेटा, कुछ चीजें हैं और देख लेते हैं अपन। देखो आगे क्या लिखा है बेटा। कृषि मुख्यतः मनुष्य की खाद्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पर केंद्रित थी। पहले क्या होता था बेटा? पहले कोई मंडियां नहीं थी, कोई पैसों की इतनी आवश्यकता थी नहीं। पुराना युग था। मेन केंद्रित किस पर था? पेट भरने पर था। किस पर था? पेट भरने पर। अब आज का समय क्या हुआ बेटा? आज के समय तो अगर खेती आ रही है, ज्यादा खेती आ रही है तो कार ले ली, शादियों में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। तो आज जो खेती हो रही है वो बेटा एक व्यापार के रूप में हो रही है। आज जो खेती हो रही है, वर्तमान में जो कृषि हो रही है, वो कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, मतलब व्यापारिक खेती हो रही है। ठीक है, जो पहले जो खेती होती थी बेटा, उसमें क्या होता था? उसमें सिर्फ पेट भरण या फिर जीवन यापन पर केंद्रित थी, मतलब सिर्फ अपना भरण पोषण करने का काम होता था। तो पहले जो कृषि मुख्यतः मनुष्य की खाद्य की आवश्यकताओं पर केंद्रित थी। इस युग के पश्चात लोह युग आया बेटा, आयरन युग आया, लोह युग का आगमन हुआ। अब लोह युग में आया, आयरन युग आया, तो क्या हुआ बेटा? कृषि से संबंधित औजार बनने लगे जो कि विभिन्न प्रकार की खेतियों में काम आते थे। सबसे पहले जो इनोवेशन हुआ था वो हुआ था बेटा देसी हल का। किसका हुआ था बेटा? देसी हल का।
किसका हुआ था बेटा? देसी हल का हुआ था। कब हुआ था बेटा? 76 बीसी में, 7600 बीसी में। 76 बीसी मतलब बर्थ ऑफ क्राइसिस, ठीक है, 76 बीसी में हुआ था। इसे अपन देशी हल या मल्टीपर्पस प्लग बोलते हैं बेटा, बहुउद्देशीय हल बोलते हैं बेटा। मतलब ये बहुत सारे काम करने में काम आता है, जैसे खेत की जुताई करने में काम आता है। गर्मियों के दिनों में खेत की जुताई मतलब खेत को जो पपड़ियां रहती है उसको तोड़कर भुरभुरा करता था ये बेटा। इसके साथ ये बुआई के रूप में भी काम आता था। कि सर बुआई के रूप में कैसे काम आता था? तो बेटा तुमने देखा होगा जब भी देसी हल चलता है तो इस प्रकार का एक कूड़ बनाता है, वी आकार का एक कूड़ बनाता है। जब देसी हल चलता है इस प्रकार से देसी हल रहता है। ये यहाँ पे जो एक लंबी रहती है लकड़ी, बहुत सारी बेली के आकार की एक लकड़ी रहती है, उसके ऊपर बेल बंधे हुए रहते थे, और नीचे जो चलता है अपना इस टाइप में वी आकार में एक कूड़ बनाता हुआ चलता है। धरती को फाड़ते हुए वी आकार में कूड़ बनाता हुआ चलता है। और उसी कूड़ में हम क्या करते थे बेटा? पुराने समय में यहाँ पर बीज डाल देते थे। क्या डाल देते थे बेटा? बीज डाल के इसको बंद कर देते थे। तो जो देसी हल होता था बेटा वो जुताई के काम में भी आता था और बुआई के काम में भी आता था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बेटा? इस युग में बड़े पैमानों पर जंगलों की कटाई की गई। इस युग में बड़े पैमानों पर जंगलों की कटाई की गई। कैसे बेटा? तो बेटा मनुष्य की तो आदत होती है देखा देखी करना, मतलब दूसरे के घी थाली में घी ज्यादा दिखता था। अरे मनुष्य की तो आदत क्या होती है बेटा? कि कोई हमसे आगे नहीं निकल पाए, जैसा वो करेगा उससे अच्छा मैं करूंगा। तो बहुत सारे लोग जब उस समय पर खेती करना उन्होंने स्टार्ट किया या खेती करना उस समय चालू किया, तो जो आसपास के लोग थे वो भी बेटा क्या करने लगे? जंगलों की कटाई करके वहां पर खेती करने लगे। इसी वजह से उस युग में जंगलों की अंधाधुंध कटाई चालू हो गई कि मैं तो कर रहा हूं तो मेरे बगल वाला भी कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो मैं भी क्या करता था? जंगलों की कटाई करता था और फिर उसके ऊपर फसल का उत्पादन करता था। ठीक है बेटा? कृषि का दायरा खाद्यान्न उत्पादन यहाँ रहकर वस्त्र उत्पादन, मसाला उत्पादन तथा व्यवसाय विशिष्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ बेटा? जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, लोगों को चीजें समझ में आने लगी, लोगों की बुद्धि विकसित हुई। उस समय की बात कर रहा हूं ना, अभी तो तुम्हारी बुद्धि बहुत विकसित है। धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई। विकसित होने के बाद सिर्फ कृषि का मतलब पेट भरना ना रहकर वस्त्र का उत्पादन हो गया था बेटा। और वस्त्र का उत्पादन कैसे? तो बेटा जो उस समय के जो किसान थे वो रेशे वाली फसलों का उत्पादन करने लगे। कौन सी फसलों का? रेशे वाली फसलों का उत्पादन करने लगे, कपास का उत्पादन करने लगे, जिससे कपड़ा जो वस्त्र है उनका भी उत्पादन होने लगा। कपास से क्या बनते हैं? अरे कपड़े ही बनते हैं, रुई से कपड़े बनते हैं बेटा। तो रेशे वाली जो रुई वाली फसलें होती है उसका उत्पादन करने लगे। इसके बाद बेटा मसालाओं का उत्पादन करना लगा तथा व्यवसाय विशिष्ट हो गया। मतलब खेती कैसी हो गई बेटा? व्यवसायिक खेती में बदल गई। समय के साथ धीरे 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 व्यवसाय में आ गए हैं अपन, कमर्शियल फार्मिंग में अपन आ गए हैं। इसके बाद इस युग में कृषि उत्पाद जैसे फसल एवं पशु संपन्नता के इंडिकेटर मतलब घोतक बने। अरे फसल के साथ साथ क्या किया इन्होंने? पशुपालन भी करना शुरू किया। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इनका भी इन्होंने पालना शुरू किया। अरे खेती तो करते थे, अरे दिन भर खेती में काम करते थे, दिन भर दोपहरी हो कोई सा भी समय हो, दिन भर किसान खेत पर काम करते थे और शाम को आकर जो ऊर्जा उनकी जो खत्म हो जाती थी वो ऊर्जा कैसे लेते थे? तो वो ऊर्जा घी और दूध खाकर लेते थे। तो वो घी और दूध कहां से आता था बेटा? तो वो घी और दूध जो आता था वो पशुओं से आता था। तो इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन का भी काम करना इन्होंने चालू किया था। आया यहां तक समझ में? अब अगली बात करते हैं कि सर कौन कौन सी चीजें किस किस सन में आई थी, इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो बेटा 10,000 ईसी पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व शिकार करना, इकट्ठा करना। 8700 बीसी में बेटा भेड़ पालन इन्होंने किया। 7700 ईसी में इन्होंने बकरी का पालन किया। बेटा जो सबसे पहले इन्होंने जो पाला था वो कहीं कहीं पर तो भेड़ दिखा रहता है और कहीं कहीं पर बकरी लिखा रहता है। कोई कोई सी जो बुक जो एमपी बोर्ड की जो बुक रहती है कोई कोई सी में वो भेड़ दे देता है, कोई कोई सी में बकरी दे देता है। यहां पर इन्होंने हमारे नोट्स में भेड़ है, आप भी भेड़ ही याद करें। ठीक है, सबसे पहले जो इन्होंने पशुपालन का काम किया था वो किसको किया था बेटा? भेड़ को किया था। लेकिन भेड़ से हमें दुग्ध उत्पादन का काम नहीं होता है। अगर दुग्ध उत्पादन के पर्पज से पूछे तो फिर वो बकरी आएगी, क्योंकि भेड़ से तो हमें क्या मिलता है बेटा? ऊन मिलता है। ठीक है,
इसके बाद बेटा 7500 बीसी इन्होंने गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट की थी। 7500 बीसी में किसकी खेती की थी बेटा? गेहूं और जौ की खेती की थी। यहां तक क्लियर है सभी को? अरे यहां तक क्लियर है सभी को? इसके बाद क्या हुआ बेटा? गेहूं और जौ की खेती मैंने बता दिया आपको कि 7500 बीसी में, और लगभग 75 या 7600 बीसी में इन्होंने हल का भी आविष्कार किया था बेटा। किसका? हल का भी। ये भी अब एक नोट में आप डाल लेना। किसका आविष्कार किया था बेटा? हल का। देसी हल का आविष्कार 7600 बीसी में किया गया था। इसके बाद 6000 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? गो पशुओं एवं शुकर मतलब सुअर पालन, शुकर मतलब सुअर पालन भी इन्होंने 6000 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया था। फिर बेटा 4400 बीसी इन्होंने क्या किया? मक्का की खेती स्टार्ट की। 4400 बीसी में इन्होंने क्या किया बेटा? मक्का की खेती स्टार्ट हुई थी। बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से सन में या कौन से ईसा पूर्व में किस फसल की खेती प्रारंभ की गई थी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? अब आगे बात करेंगे अपन आलू की खेती। आलू का बेटा चालू कहां गया था? सब्जी की टोकरी में सो रहा था, मम्मी ने लात मारी। ठीक है, ये वाली पहेली किसके लिए आती है बेटा? आलू के लिए। तो ये कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 3500 बीसी में। कब बेटा? 3500 ईसा पूर्व या 3500 बीसी में आलू की खेती। इसके बाद बेटा 3400 में हुआ था पहिए का आविष्कार। अरे किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का। अरे अगर पहिया नहीं होता तो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर हम नहीं ले जा सकते, इसलिए पहिए का आविष्कार होना भी जरूरी था। आज जो हमारी ट्राली, बैलगाड़ी ये सब चल रही, किसकी वजह से चल रही है बेटा? पहिए की वजह से चल रही है। ये पहिया है, पहिए की वजह से ही चल रही है। तो पहिए का आविष्कार होना जरूरी था खेती में, किसानी में। इसीलिए 3400 बीसी में किसका आविष्कार हुआ बेटा? पहिए का आविष्कार हुआ। इसके बाद 3000 बीसी में कांसे का औजार में प्रयोग हुआ। कांसे का बेटा, किसका? कांसे का आविष्कार हुआ। इसके बाद 2000 बीसी में हल का आविष्कार हुआ। 2000 बीसी नहीं बेटा, यहां पर 7600 बीसी आएगा देसी हल का। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब अपन चलते हैं आगे। अब चलते हैं अपन आगे। और कुछ चीजें इसमें दे रखी है, जैसे 2700 बीसी में किसमें बेटा? चीन में। कहां पर? चीन में रेशम कीट का पालन हुआ। अरे सिल्क वर्म का, किसका? सिल्क वर्म रेशम पालन। आज जो कपड़े पहनते हैं वो भी कहीं ना कहीं रेशम के, जो बुनकर होते हैं ना बेटा, रेशम के कपड़े आते हैं ना, वो सबसे पहले, रेशम कोई पेड़ पे नहीं लगता बेटा, रेशम कोई पेड़ पे नहीं लगता बेटा, रेशम के कीड़े होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इनसे कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, इनसे रेशम निकाला जाता है। तो सबसे पहले रेशम की खेती कहां पर स्टार्ट हुई थी बेटा? चीन में हुई थी। कहां पर बेटा? चीन में हुई थी। कब हुई थी? 2700 बीसी में। कब हुई थी बेटा? 2700 बीसी में। इसके जस्ट बाद 2300 बीसी, 2300 बीसी में बेटा अरहर, चना, सरसों, कपास, नाशपाती की खेती तथा मुर्गी, भैंस तथा हाथी को भी पाला गया था इस समय पर। किस समय पर? 2300 बीसी में। फिर आते हैं बेटा 2200 बीसी में धान की खेती। किसकी खेती बेटा? अरे धान की रे, चावल की खेती। किसकी रे? चावल की खेती। किसकी? चावल की खेती। कि सर धान और चावल में क्या अंतर होता है? कि सर धान और चावल में क्या अंतर होता है? तो बेटा जब हम खेत में से जो चीज को निकालते हैं, खेत में से डायरेक्ट हम जब निकालते हैं तो उसे हम धान कहते हैं। और जब उस धान का ऊपर का छिलका हम जब निकाल लेते हैं, जब ऊपर का जो छिलका निकाल लेते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा चावल। क्या बोलते हैं बेटा? चावल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चावल बोलते हैं। जब हम धान की खेती पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा हलिंग क्या होती है, बुसनिंग क्या होती है, सारी चीज किसमें आएगी बेटा? धान में आएगी। जैसे गेहूं भी अपनी बालियों में बंद रहता है बेटा। अरे गेहूं बालियों में बंद रहता है ना, एक कवर रहता है उसके ऊपर, उसके अंदर गेहूं ऐसा जमा हुआ रहता है। जब ये बाली, हम ये ऊपर वाली जो चीज निकाल देते हैं, तब हमारा अकेला क्या बचता? गेहूं। उसी प्रकार जब इस कोट या फिर इसके परत के साथ अगर हम किसी की बात करेंगे तो उसे धान बोलेंगे, जब ऊपर की परत हम निकाल देंगे तो उसे चावल बोलेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद रागी की खेती बेटा। रागी क्या होती है सर? तो रागी, मंडवा, कोकून, कोको, ये सब जो कोकून, रागी, मंडवा,
ये फसलों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसे मोटे अनाज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मोटे अनाज बोलते हैं बेटा। इसके बाद 1725 में ज्वार बाजरा की खेती स्टार्ट हुई थी। 1725 में किसकी खेती हुई थी? ज्वार बाजरा की खेती हुई थी। आपने सुना होगा या अपने घर पे भी बात होती होगी कि पहले हम बाजरे की रोटी खाते थे, पहले हम ज्वार की रोटी खाते थे। अरे वो इसलिए खाते थे बेटा क्योंकि गेहूं का उत्पादन कम होता था और गेहूं के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है बेटा। आप सब जानते हो कि गेहूं के उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है और उस समय किसानों के पास या जो भी फार्मर उस समय के लोग जो खेती करते थे बेटा, उन्हें इतना ध्यान या इतना ज्ञान इस विषय में नहीं था कि किस प्रकार हम सिंचाई करें और किस प्रकार हम गेहूं की खेती करें। तो जो गेहूं की खेती थी बेटा, उस समय तक एक लिमिटेड या फिर कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थी बेटा। इसीलिए सबसे ज्यादा उत्पादन होता था बेटा ज्वार और बाजरा, क्योंकि इन फसलों को पानी की आवश्यकताएं नहीं होती थी। इन फसलों को पानी की आवश्यकता नहीं होती थी, कहीं पर भी ये आसानी से उगाई जा सकती थी। इसीलिए बेटा उस समय के लोग सबसे ज्यादा किसको खाते थे बेटा? ज्वार और बाजरा को खाते थे। किसको खाते थे? ज्वार और बाजरा को खाते थे। बाजरा का तो बेटा आज भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। अभी जो लास्ट ईयर गया हमारा 2023, कौन सा बेटा? 2023, इसे अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। कौन सा बेटा? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। किसे बेटा? 2023 को। 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। किसको बेटा? बाजरा को 2023 का अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद बेटा 1700 बीसी आई। 1700 बीसी में बेटा घोड़ों का पालना स्टार्ट हुआ। अरे किसका हुआ? घोड़ों का पालना स्टार्ट हुआ। राजा महाराजा लड़ाई करने किससे जाते थे? अरे घोड़ों से जाते थे बेटा। तो घोड़ों का पालना भी जरूरी था। ऐसा थोड़ी जंगल में जाओ उठा लाओ और हम चलते उस पर बैठ के राजा, नहीं बेटा। उनकी प्रॉपर उनका पालन होता था, उनकी खान पान पर ध्यान दिया जाता था, उनकी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था। और जब स्वास्थ्य वगैरह सारी चीजों पर ध्यान देने के बाद उसे घरेलू मैनेजमेंट मतलब घरेलू या मानव देखरेख में जब उनका पालन स्टार्ट हुआ, इसके बाद राजा महाराजाओं के काफी काम में आने वाली सवारी थी, घोड़े थे बेटा। सबसे ज्यादा राजा महाराजा जो सैनिक वगैरह जाते थे किस पे जाते थे बेटा? घोड़े पर जाते थे। इसीलिए 1700 बीसी में घोड़ों का पालना स्टार्ट हुआ। इसके बाद आई बेटा 1500 शताब्दी। 1500 शताब्दी में बेटा गन्ने की खेती। किसकी खेती बेटा? गन्ने की खेती। सिंचाई के लिए कुओं का उदय हुए। अरे उस समय क्या होता था बेटा? ट्यूबवेल वगैरह तो कोई चलती नहीं थी कि मशीन आई, होल करा और पानी निकल गया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय जो लोग क्या करते थे बेटा? गहरा गड्ढा खोदते थे, बहुत गहराई तक गड्ढा खोदते थे, उसमें फिर पानी निकलता था और उसी से फिर वो करते थे बेटा सिंचाई। कि सर गड्ढे कुआं तो खोद दिया, पानी भी निकल गया, पर अब उस कुएं से पानी कैसे निकालते थे? ये भी तो एक समस्या थी। तो बेटा इसकी भी उन्होंने उस समय पर व्यवस्था थी बेटा। उस समय रहट या ढेकली का उपयोग होता था। किसका बेटा? रहट या ढेकली का उपयोग होता था। किसका बेटा? रहट या ढेकली का यूज होता था। जब हम सिंचाई वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सिंचाई वाला पार्ट पढ़ेंगे, उस समय में तुम्हें बताऊंगा कि रहट और ढेकली क्या होती है। इसके बाद बेटा संतरे, नींबू, अनार तथा जंगली बैगन की भी खेती स्टार्ट हो गई थी। किसकी बेटा? संतरे, नींबू, अनार तथा जंगली बैगन की भी खेती वहां पर स्टार्ट हो गई थी। ये सन अपने को याद रखना है बेटा, है ना। इसमें मैं कोई तुम्हें पानी में घोल के नहीं पिला सकता, ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? अपन चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां तक समझ में आया सभी को? अरे यहां तक समझ में आया सभी को? अब बात करेंगे बेटा भारत में। किसकी बात करेंगे? भारत की बात करेंगे। अभी तक तो अपन ने पूरा ऑल ओवर मार्केट देखा था कि खेती कहां से स्टार्ट हुई थी और कहां लोग करते थे, कैसे क्या करते थे। लेकिन अब भारत में क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं ना, कभी कभी हम जब कुछ पढ़ाई के बारे में बात करते हैं पूरे भारत की बात करते हैं और भारत की बात करने के बाद फिर हमारे राज्य मध्य प्रदेश की बात करते हैं। उसी प्रकार खेती में भी हमने पूरा ऑल वर्ल्ड घूम लिया, ऑल वर्ल्ड में देख लिया कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर कैसे कैसे हुई थी, क्या क्या उनका इतिहास रहा था। अब हम देखेंगे भारत में उसका क्या इतिहास है,
क्योंकि कृषि हमें भारत में करनी है, ना कि न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, रूस में नहीं करनी है। हमें खेती कहाँ करनी है बेटा? भारत में करनी है। तो भारत के बारे में हम बात करेंगे। बात आती है बेटा सन 1616वीं शताब्दी की। बात बहुत पुरानी है। कब की है बेटा? 16वीं शताब्दी की। अरे बहुत पुरानी बात है। कब की है? 16वीं शताब्दी की। अरे पुर्तगाली आए थे सबसे पहले केसर। यस सर। अरे तुम्हें पता है पुर्तगाली आए थे 1600 शताब्दी में, 1600 में, सन 1600 में पुर्तगाली आए थे। इन्होंने पहली कोठी अपनी कोचीन में डाली थी, केरला में। वो बात की बात है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले डच, फिर पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। तो अभी अब सबसे पहले कौन आया बेटा? 1600 में पुर्तगाली आए थे। बाहर से आए थे, यूरोप वगैरह से आए थे, कहीं भी जहां से आए हमें कोई मतलब नहीं कहां से आए, आए तो थे। 1600 में पुर्तगाली हमारे देश में आए और भारत में अनेक फसल को लाने का श्रेय भी इनको जाता है। जैसे आलू सबसे पहले पुर्तगाली द्वारा लाया गया, टमाटर भाई साहब के द्वारा लाए गए थे। अरे मिर्ची, कद्दू, पपीता, अनानास, अमरूद, काजू, मूंगफली, तंबाकू, अमेरिकी कपास, रबर आदि कौन लेके आए थे रे? पुर्तगाली लेके आए थे। कैसे याद करोगे? केसर खाने के साथ आलू भी लाए थे, टमाटर भी लाए थे। अरे उनको आलू टमाटर की सब्जी पसंद थी। काय की सब्जी? आलू टमाटर की। और आलू टमाटर की सब्जी अगर बनाना है तो साथ में क्या लगेगा? अरे मिर्ची भी लगेगी, कद्दू होन। अरे आलू टमाटर की सब्जी अगर वो खाएंगे तो उन्होंने आलू टमाटर की सब्जी में मिर्ची भी डालेंगे बेटा, तो मिर्ची भी लाए वो। और साथ में ये रोटी तो दोनों टाइम खाएंगे, लेकिन बेटा जब वो घोड़ों से लंबे सफर पर निकलते थे तो बीच बीच में ऐसा तो कोई है नहीं कि मन हो घोड़े रोके गैस जलाया रोटी बना ली, ऐसा नहीं है बेटा। रोटी तो वो दो ही टाइम खाते थे, सुबह और शाम को। अरे सुबह आलू और टमाटर की सब्जी खा ली मिर्ची डालकर, आलू और टमाटर की सब्जी खा ली मिर्ची डालकर। लेकिन दोपहर में क्या करते थे? वो फल खाते थे बेटा। क्या खाते थे? फल खाते थे। फल में क्या क्या खाते थे? अरे पपीता खाते थे, अनानास खाते थे, अमरूद खाते थे, काजू खाते थे। अरे ताकत भी तो चाहिए कि बिना ताकत ही लड़ लेंगे वो? अरे पुर्तगाली जब आए थे तो उन्हें कहीं ना कहीं तो ताकत की जरूरत थी ना। तो ताकत कहां से लाते थे बेटा? काजू खाते थे, मूंगफली खाते थे। और कई तो ऐसे सैनिक थे, ये तो खाते ही थे, साथ में क्या खाते थे बेटा? अरे तंबाकू खाते थे। अरे तंबाकू भी, ये तो बहुत ही जरूरी है आज के समय में। तो ये किसने लाए थे बेटा? अरे पुर्तगाली नहीं होते तो आज नहीं होता, तंबाकू नहीं होता। इसीलिए पुर्तगाली को सबको धन्यवाद देनी चाहिए कि पुर्तगाली आप आए और हमारे देश में तंबाकू लेके आए। इसलिए पुर्तगाली को हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर तंबाकू नहीं होती तो हमारा क्या होता। इसीलिए आज हम सब मिलकर बोलेंगे पुर्तगाली महाराज की जय, जो उन्होंने हमारे लिए क्या लेके आए बेटा? तंबाकू लेके आए। इसके बाद कपास और रबर आदि चीज वो लेके आए थे। ठीक है बेटा। इसके बाद बात आती है सन 1880 की। किसकी बात आती है बेटा? सन 1880। इसमें बेटा अकाल कमीशन नियुक्त हुआ था। क्या हुआ था बेटा? अकाल कमीशन नियुक्त हुआ था। अकाल क्या होता है? जब जब लंबे समय तक बेटा बारिश नहीं होती है, लंबे समय तक जब बारिश का अभाव होता है तो हम कई भी फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते। और उस समय एक ऐसी स्थिति आ जाती थी, पहले के समय में बेटा बहुत लंबे लंबे अकाल पड़ते थे, लंबे लंबे समय तक बारिश नहीं होती थी, लंबे लंबे समय तक कोई भी बारिश नहीं होती थी, लोग खाने को तरस जाते थे। और उसी अकाल की वजह से कई लोगों की मृत्यु, हजारों लोगों की उस समय मृत्यु हो जाती थी। तो उस समय बेटा सन 1880 में अंग्रेजों ने क्या किया बेटा? एक अकाल कमीशन नियुक्त किया जो इस सब चीज की देखरेख करेंगे। अरे बेटा अलग अलग कमीशन बनते हैं ना, जैसे अपनी 11वीं 12वीं, जैसे 12वीं की बोर्ड की परीक्षा आएगी जब तुम अगले साल जाओगे, तो 12वीं की जो परीक्षा लेगा उसके लिए भी एक कमीशन बना। अपना मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड हमारा बना, हाई सेकेंडरी स्कूल बोर्ड हमारा बना, एमपी सेकेंडरी स्कूल बोर्ड, ये हमारे यहाँ हमारी परीक्षा लेता है बेटा। तो इसी प्रकार इन अकाल जो पढ़ते थे वहां पर इन अकालों की देख रेख, निगरानी, कितना नुकसान हुआ, इस अकाल से कैसे बचा जा सकता है, इन सब की व्यवस्था कौन करता है बेटा? अकाल कमीशन बना। फिर इसे 1901 में संशोधित हुआ बेटा। 1898 में बना लेकिन 1901 में इसे वापस संशोधित करा। संशोधित क्यों करते हैं? अरे कोई चीज में जब कोई नई चीज अपन ऐड करते हैं या नई व्यवस्था लागू करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब बन गया था वो जो आजादी के समय बना था वही रहेगा, नहीं बेटा। हर समय पर चीजें अपडेट होती है। जैसे संविधान हमारा बना था, संविधान 1950 में हमारा लागू हुआ था, इसके बाद उसमें कंटिन्यू उसमें अमेंडमेंट होने लगे, संशोधन होने लगा।
और हर बार ये संशोधन होते रहे। इसी प्रकार अकाल कमीशन में भी 1901 में पुनः संशोधन किया और कुछ कुछ नई चीजें उनमें ऐड की गई थी। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे सन 1901 की बात करते हैं अपन। 1901 में बेटा क्या बना? इरिगेशन कमीशन। इरिगेशन कमीशन मतलब सिंचाई आयोग बना बेटा। कब बना बेटा? सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग बना बेटा 1901 में। उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी सिंचाई कैसे देनी है, किस प्रकार फसलों तक हमें पानी पहुंचाना है, कैसे कैसे हमें कितना पानी किस फसल को लगेगा पता लगे। एक कोई सी फसल लगा दी, उसको 5 लीटर ही पानी की आवश्यकता है और हम दे रहे 25 लीटर, तो हो सकता है वो पानी जो फसल होती है वो पानी में ही सड़ जाएगी। इसीलिए एक इरिगेशन कमीशन बनाया गया, सिंचाई आयोग बनाया गया था। इसका पूरा ध्यान केंद्रित था सिंचाई पर, कैसे ध्यान दें, कैसे सिंचाई में हम दक्षता लाए। एक पॉइंट और लिख लेना बेटा, सिंचाई आयोग जब 1901 में बना था, इस 2 साल बाद 1903 में द्वितीय सिंचाई आयोग बना था बेटा। द्वितीय सिंचाई आयोग बना था 1903 में। द्वितीय सिंचाई आयोग बना था 1903 में। द्वितीय सिंचाई आयोग बना था 1903 में। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गई? क्लियर बात? अब इससे आगे वाली बात हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक जितना मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से समझना और याद करके आना बेटा। आज के लिए तो इंपॉर्टेंट है, आपके 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने वाले भविष्य में जितनी आप परीक्षाएं दोगे कृषि से संबंधित, मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।